स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वही भाषा के परिचय से स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि इसमें बाइलिंगुअल की डिमांड मत करिएगा, पेपर में भी आपको बाइलिंगुअल देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा। तो आप लोग ये ना सोचें कि इसको भी मैं कन्वर्ट करके लिख दूँ कि लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। तो ये आपको हिंदी में ही समझना है। ये बात इतनी क्लियर हो गई यहाँ से। सिंपल सी बात है कि भाई भाषा का परिचय, हम सबका परिचय होता है, आपका परिचय है, मेरा परिचय, बोलते हैं ये अपना परिचय दीजिए। तो ऐसे ही भाषा का परिचय है। भाषा का परिचय अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लैंग्वेज या भाषा क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे भाषा के बारे में? देखो जल्दी बताइएगा, थोड़ा सा ना देर मत करिएगा आंसर देने में, क्योंकि ये हमको ना निपटाना है। निपटाना इन द सेंस कि आप तक चीज़ें बेहतरीन वे में डिलीवर करनी है। अगर मैं जस्ट आपसे पूछता हूँ कि भाषा का परिचय, तो व्हाट इज लैंग्वेज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज है क्या, भाषा से आप समझते क्या है। इतनी सी बात आप लोगों को बतानी है बस। भाषा से आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। भाषा क्या है, क्या समझते हैं भाषा से? एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए अभी। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसे हम चल पाएंगे तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। लाइव क्लास का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक यही है, अगर ये रिकॉर्ड होता तो सिंपल सी बात ये थी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ जाते। मैं यहाँ पे मैक्सिमम कुछ मेरी ये रहेगी कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और आप लोगों को जहाँ समझ में आए वहाँ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बात करने का साधन बहुत बढ़िया रमसिम, यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो जब बात होती है लैंग्वेज की, थोड़ा सा इसके बारे में समझना पहले जरूरी है कि भाई भाषा वर्ड जो है कहाँ से निकल के है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो जब एक नंबर में ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम फिर फंस जाते हैं, आंसर नहीं कर पाते, विचारों दूसरे तक पहुँचाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो भाषा है, भाषा जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये भाषा जो लिखा हुआ है भाषा, ठीक है। अब ये भाषा कहाँ से बनी, ठीक है, या इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत की भाष धातु थी ना, कौन धातु? भाष धातु इससे बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना या अभिव्यक्त करना। बोलना या फिर अभिव्यक्त करना, जो कि मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि भाषा है क्या, तो आप लोगों ने बोला कि बात करने का साधन है, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये बोलना या फिर अभिव्यक्त करना, आप अगर मैं आप तक कुछ बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ, ये सब क्या है? भाषा के माध्यम से हो रहा है। भाई मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ ना, और उस लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तभी समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करके बोल रहा हूँ, और आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे चाइनीज बोलने लग जाऊँ, अब चाइनीज जिसको समझ में आती होगी वो तो समझ लेगा, अब जिसको समझ में ही नहीं आएगी तो वो क्या पता नहीं क्या बोल रहा है ऐसे और बोलेगा फिर वो। तो सिंपल सी बात हम ये बोलते हैं भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है। संप्रेषण या संप्रेषण कुछ भी आप कह सकते हो। कम्युनिकेशन, अब जो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही हो रहा है। लाइव क्लासेस आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपका 1 वे कम्युनिकेशन है। वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ सुनना है। अभी जो क्लास आप देख रहे हो ये आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सी बात की भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर? कहाँ से बना है? तो भाष धातु है, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर आपको ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। वही बात आ गई कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। हम क्या कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन, भाई अगर मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा पहुंचाने का। वो मीडियम ही आपका भाषा है, ठीक है। वो मीडियम ही क्या है? वो मीडियम ही भाषा है, जिस मीडियम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा पा रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? इतनी बता दो बस मुझे। यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं आ चुकी हैं? पूरा रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना। पैनिक मत हुई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पैनिक नहीं हो। 27 तारीख को आपका यूटेट वालों की परीक्षा है, तो पैनिक मत होइए आप लोग, ठीक है। सीटेट वाले भी, अगर आप सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट में अभी डेट कुछ नहीं आई है, ठीक है। सीटेट की डेट वगैरह भी आई नहीं है, तो सीटेट का और उसका, ठीक है, दोनों का ही पैडागोजी कभी चेंज नहीं होता है, या किसी और भी परीक्षा हो, पैडागोजी आप यहाँ कर लो तो सब में काम आने वाली है। समझ आ गया ना? ठीक है, ऐसे समझते हुए बढ़ना है कि जहाँ पे भी दिक्कत लगे। पहली चीज़ तो दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं, बहुत सिंपल और बहुत सिंपलाइज तरीके से चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। एक बार समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कभी कभी परिभाषाएं आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसको बस ध्यान रखिएगा, रट्टा मत मानना, ठीक है। रट्टा मत मानना, कभी कभी आता है तो ध्यान रखना। हेनरी स्यूट ने क्या कहा था भाषा के बारे में कि भाई जो ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वनि मतलब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, ध्वनि आ रही है ना आपके कानों तक, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कोई ना कोई ध्वनि जो है आपको देखने को मिल रही है, तो जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। सिंपल सी बात है। अब ये तो समझ पाए ना कि ध्वन्यात्मक से मतलब क्या है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्वनि, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? उसकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना, यही क्या है? यही आपकी भाषा है। तो ये कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, ये बात ध्यान रखना। अब समझेंगे हम जो भाषा है ना, भाषा के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, भाषा क्या कार्य करती है, तो ये समझना बहुत जरूरी। कभी कभी आपसे पूछे कि भैया भाषा के कार्य बताओ, तो भाषा के कार्य, ठीक है, आप समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। अब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्यों पूछी थी कि भाषा का परिचय क्या है, भाषा क्या है, भाषा से आप क्या समझते हो? अगर आपने वो बता दिया या आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये सब चीज आपको बड़ी आसान लगेगी। सब कुछ आपको लगेगा ये सर वही बातें हैं, घुमा फिरा के दे रखी हैं बस, ठीक है। अब क्या है भाई मेरे, भाषा के कार्य की जब हम बात करेंगे तो क्या जो विचार हैं, इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं, उनकी संतुष्टि। भाई आपकी कोई डिजायर है, आपकी कोई इच्छाएं हैं,
और आप उसको अभिव्यक्त करना चाहते हो लेकिन भाषा नहीं आती है, कैसे हो पाएगा? एक चीज जानते हो कि ये बोलते हैं ना कि भाई जैसे जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, कि उनके अंदर ना भाषा भाषा नहीं होती है। वो हालांकि ठीक है, वो अपनी आपस ऐसा नहीं जैसे हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं ना, ऐसे वो लोग बातचीत नहीं कर पाते। यही डिफ्रेंशिएट करता है, यही डिफ्रेंशिएट करता है जानवर और इंसान में। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी हमारे विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी तरीके से उनकी संतुष्टि, मान लो अगर आपकी कोई डिजायर है और आप उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं है, क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा ना, नहीं कर सकते हो फिर। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचार हो गए, जो हमारी इच्छाएं हो गई, ठीक है, उनकी संतुष्टि हमको दिलाती है। अगर आपके मन में कोई बात आ रही है, आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो बस आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। अपनी बात कह नहीं पाओगे तो क्या उथल पुथल मचेगी मन में, है ना? क्या होगा? उथल पुथल मचेगी, भाई कह नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से होता है, विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्तम साधन के रूप में। अब देखो वही बात है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको इन सबको अगर मैं एक ही पॉइंट बोल दूं कि भाई विचारों का आदान प्रदान या फिर संप्रेषण, एक वर्ड में बोल दूं क्या? कम्युनिकेशन। भाषा का काम क्या है? कम्युनिकेशन का काम है भाषा का। तो ये सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? सामाजिक संबंध, हमारी भाषा बहुत कुछ डिसाइड कर देती है। हम अगर हमको भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमारे जो सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन है ना, वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है? नहीं बन सकते बिल्कुल भी। नॉलेज कोई गेन करनी है, अगर भाषा ही नहीं है आपके पास, कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है ना, तो ये क्लास को समझ में नहीं आएगी आपको। समझ पा रहे हैं बात को? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात ये थी। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी साथी को नहीं आनी चाहिए। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है? ये जो शैक्षिक उपलब्धि है उसके लिए आवश्यक होती है। कोई भी आपका शैक्षिक उपलब्धि मतलब आपका ऐसा अचीवमेंट हो गया जो कैसा है? शैक्षणिक है या शैक्षिक है, तो उसके लिए ज़रूरी होती है। अगर अभी जैसे मान लो कि आप यूटेट देने जा रहे हैं, आप मान लो आप सीटेट देने जा रहे हैं, या और भी कोई अन्य परीक्षा देने जा रहे हैं, तो भाई जैसे अभी मैं सीटेट की बात करूँ, सीटेट आपका ना 20 भाषाओं में होता है। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि 20 लैंग्वेज होती हैं सीटेट के अंदर। क्यों होती हैं? क्योंकि सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे है। और इंडिया जो आप लोग जानते हैं कि भैया बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो कहीं भी ऐसा ना हो कि लैंग्वेज बैरियर बने। लैंग्वेज मान लो अब यहाँ पे हमने केवल हिंदी और इंग्लिश रखा। अब ये मान के चलो कि ये बच्चा एक तमिलनाडु का बच्चा भी इस परीक्षा को दे रहा है। तमिलनाडु वाला बच्चा हिंदी कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो उसको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई जो शैक्षिक उपलब्धि है उसके लिए भी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के जो विचार हैं, ठीक है, अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, दूसरे विचारों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है? साहित्य हो गया, कला संस्कृति हो गई, सभ्यता, ये सब कुछ डेवलप हो ही नहीं पाएगा अगर आपके अंदर भाषा का विकास नहीं है, तो भाषा की जानकारी नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात ही है, बहुत सिर्फ अंडरस्टैंड करना, रट्टा नहीं मानना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भाषा के विविध स्वरूप की अगर हम बात करते हैं, तो भाषा के स्वरूप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन कौन स्वरूप हो सकते हैं भाषा के। तो देखो यहाँ पे जनरली हम लोग ना प्रयोग के आधार पर कि भाई कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, उसके आधार पर अगर देखें तो ये तीन जो है स्वरूप आप देख रहे हैं। नंबर 1 पे है हमारी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज उसको बोल सकते हो, रीजनल लैंग्वेज उसको बोल सकते हो, ठीक है? फिर नंबर 2 पे आती है आपकी राजभाषा, और नंबर 3 आती है राष्ट्रभाषा, ठीक है? राजभाषा के बारे में आप लोग जानते हो कि भैया जो भी हम लोग काम काज के लिए जो भाषा यूज़ करते हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि जो भी हम काम काज की भाषा यूज़ करते हैं प्रशासनिक कार्यों में, वो आपकी राजभाषा कहलाती है। अच्छा, एक बात बता दो मुझे, एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंडिया की, है ना, या भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है? एक प्रश्न ये बनेगा, तो बताइए क्या कौन सी होगी भारत की राष्ट्रभाषा? आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है? मातृभाषा जो एक पर्टिकुलर उस एरिया में, उस रीजन में बोली जा रही है, ठीक है, बच्चे की मदर टंग हो गई है। राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा हो गई, ठीक है? राष्ट्रभाषा जो नेशनल लेवल पे हो गई। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा पूछा है मैंने, गुंजन ने बोला है हिंदी, गोल्डी बोल रही है मातृभाषा। समझे नहीं गोल्डी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, स्पेनिश, ठीक है? क्या क्या है भारत की राष्ट्रभाषा? ये पूछा है मैंने, करिएगा आंसर, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा जल्दी से, सभी साथी आंसर करेंगे, ठीक है? आंसर करेंगे सभी जल्दी से। अक्षय हिंदी के साथ हैं, पूजा हिंदी के साथ हैं। इतना कैसे हो सकता है भाई? देखो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो, अगर आप बोल रहे हो कि हिंदी है,
अगर आप ये कहना चाह रहे हो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल दिया कि मान लो एक बच्चा जो है जो बिलोंग करता है कहाँ से मेरे भैया, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है, तमिलनाडु का ये बालक है। अब जब हिंदी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, ये भी बात सही है, आज हिंदी दिवस है भाई, मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को, चलो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ये इत्तेफाक था, देखो सच मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि जो है हिंदी क्लास 14 तारीख को, ये मतलब अकस्मात ही हो गया ऐसा ना। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि टाइम निकाल के आपको करवा दूं पूरा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, तो तमिलनाडु में कैसे हम हिंदी का यूज करेंगे भाई, वहां तो हिंदी आती नहीं लोगों को तमिलनाडु में, फिर कैसे बात वहां बनेगी, फिर वहां कैसे बात बन पाएगी। अगर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। अरे भाई इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और राजभाषा अगर पूछेगा तो राजभाषा आप हिंदी बोल सकते हो, ठीक है। ये भारत की राष्ट्रभाषा था, यहाँ राष्ट्र लिखा है, नॉट राज लिखा हुआ है। तो इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है। मैं हर जगह हिंदी को यूज नहीं कर सकता, हर स्टेट में हिंदी यूज नहीं कर सकता हूं मैं। अगर राष्ट्रभाषा होगी तो मुझे हर जगह हिंदी को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं, इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग, मुझे लग रहा है कि भाई सब लोगों ने अपना डीएलएड वगैरह जेबीटी वगैरह कर रखा होगा, ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ लोगों ने 12th के बाद किया होगा, तो ये चीज़ तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि आप लोगों को ये बात नहीं मालूम है। भाई ध्यान रखो, ये बहुत मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे ये सब चीज़ जान करके कि ऐसा कैसे आप लोग कर सकते हो। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ध्यान रखना कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं भारत की, ठीक है। हिंदी जो है आपकी वो राजभाषा में काउंट होगी। चलिए एक प्रश्न आता है आपके सामने, भाषा डैश का माध्यम है, किस केवल विचार विनिमय का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है, व्याकरण का माध्यम है, या फिर इसमें से किसी का भी नहीं है। जल्दी से आंसर कर देंगे। भाषा माध्यम है किसका, विचार केवल विचार विनिमय का, संप्रेषण का, व्याकरण का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करिएगा आंसर जल्दी सभी साथी। ऑप्शन बी। देखो अब यहां पे एक बात ध्यान देना आप, अगर मैं यहां से केवल वर्ड हटा देता हूं, ठीक है, अगर मैंने यहां से केवल हटा दिया, तो केवल हटाने के बाद ये जो विचार विनिमय है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, संप्रेषण के इक्वल हो जाएगा। बट चूंकि केवल लग गया तो इस वजह से इसके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था हमारे पास वो किसका था, संप्रेषण का था, कम्युनिकेशन का था। आगे बात समझ में क्लियर है बात यहां तक? अगर क्लियर तो चलते हैं फिर आगे। नंबर नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, ये मौखिक है क्या, लिखित है, सांकेतिक है, फिर यादृच्छिक मतलब रैंडमली। करिए नंबर 2 का आंसर करेंगे, नंबर 2 का आंसर कर दो एक बार। भाषा का प्राथमिक स्वरूप या प्राथमिक रूप अगर हमसे पूछा जाए तो कौन सा हो सकता है। भाषा का प्राथमिक रूप प्राथमिक स्वरूप कौन सा हो सकता है, मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है, या फिर कुछ भी रैंडमली। करिएगा आंसर, करिए आंसर जल्दी से। सेकंड का ए रिमझिम का आंसर आ रहा है मौखिक। सब गलत कर रहे हैं, सारे गलत कर रहे हैं। रेहान सीडीपी वाली क्लास मैं बता रहा हूँ ना, तुम थोड़ा लेट ज्वाइन करे हो। पहले तो कल आपकी यही होगी, 2 पार्ट में आपकी हिंदी हो रही है, 2 क्लास में पेडागोजी, ठीक है, 2 क्लास में आपकी हिंदी हो गई और 2 ही क्लास में आपका सीडीपी होगा। तो परसों से फिर सीडीपी आपकी ऐसी मैराथन चलेगी, ठीक है, 2 क्लास में खत्म कर देंगे। सब एक के साथ जा रहे हैं। अरे मेरे भाई ध्यान रखना, अगर प्राथमिक रूप की बात कर रहा है बच्चा, सबसे पहले क्या करता है मेरे भैया, वो सांकेतिक, सिंबॉलिक सुना ना, प्याजी की स्टेज पड़ी होंगी वहां पे ना, सांकेतिक आता है पहले, ये बात ध्यान रखिएगा, ना कि मौखिक आएगा। गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्वरूप जब आएगा तो उसमें आपको सांकेतिक पहले यूज करना है, ना कि मौखिक यूज करना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से एक प्रश्न बनता है, सोचना है, समझना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, है ना, कि भाषा में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। अगर आप भाषा को सीख रहे हो, भाषा को लर्न कर रहे हो, तो भाषा सीखने में जो व्याकरण है, ग्रामर की भूमिका क्या है। अब यहां पे भी 2 चीजें हैं। अगर मान के चलो कि आपके पेपर में कोई ऐसा प्रश्न आता है कि भाषा सीखने में व्याकरण बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से बचाव करना है आपको। भाषा ऐसा भी है कि बिना व्याकरण के भी सीखी जा सकती है, ये चीज हाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्याकरण का एक सीन क्या है, एक तरीके से ना ये आपको रटा फिक्स में लेके जाती है, आपको ना रोट लर्निंग की तरफ प्रवृत्त करती है। तो अगर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखे तो वहां पे हम व्याकरण से थोड़ा सा ना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अब क्या भूमिका है समझ लेते हैं एक बार। तो
देखो यहाँ पे पतंजलि ने क्या बात बोली इसके बारे में कि पतंजलि ने व्याकरण को अपने ग्रंथ महावास में शब्द अनुशासन, ठीक है, क्या बात बोली है कि भैया जो व्याकरण है वो शब्दों का अनुशासन है। बात बिल्कुल सही है। व्याकरण में क्या है, व्याकरण जो है शब्दों का एक अनुशासन है, इस बात से हम सब लोग एग्री करते हैं। हाँ, सरल बना देता है, ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, है ना। लेकिन क्या बिना व्याकरण के भाषा सीखी जा सकती है? बिल्कुल संभव है, सीखी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्याकरण के बिना भाषा सीखी ही नहीं जा सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही क्या है, व्याकरण। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, मैं आपसे ये बोलूं, एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, बहुत सिंपल सा है। गीता सोता है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है बताओ जल्दी से, कौन सा करेक्ट है, पहला या दूसरा करेक्ट है? गीता सोता है और गीता सोती है। सिंपल सी बात आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि भैया सोता है और ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के साथ हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सोता, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। अब अगर आपको व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप ये बात समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस यही बात है कि भैया जो शुद्ध रूप है, शुद्ध व्यवस्था जो है वो क्या होती है, हमारी व्याकरण होती है, ये बात ध्यान रखना। अब व्याकरण संबंधी प्रमुख तथ्य क्या क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्या क्या हो सकते हैं। व्याकरण नियमों की वो प्रणाली जिसके माध्यम से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। अभी बात बताई थी शुद्ध प्रयोग कैसे हो गया। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपको इसमें फर्क नजर नहीं आएगा। ये जो दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, जो दो एग्जांपल आपको दिए हैं, अगर आपको व्याकरण की नॉलेज नहीं है, आपको ग्रामर नहीं आता है, तो आप इसमें डिफरेंशिएट समझ नहीं पाएंगे। तो व्याकरण की भूमिका इतनी है कि भैया जो एक तरीके से जो भाषा है उसका शुद्ध रूप है ना, कि हम कैसे उसको सही फॉर्म में यूज करें। ठीक है, हाँ। अब दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है कि भाई कोई भी बालक सही या हम लोग सही, कोई भी सही, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले क्या व्याकरण सीख सकते हैं? नहीं, सबसे पहले हम किसी भाषा को सीखेंगे। कोई भी जो लैंग्वेज होगी ना, सबसे पहले हम उस लैंग्वेज को सीखेंगे, और उस लैंग्वेज के बाद में हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण से परिचित होते हैं कि अच्छा भैया हमने अब हिंदी सीख लिया, अब हिंदी की व्याकरण ऐसी होती है। ठीक है, इंग्लिश की व्याकरण ऐसी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करिएगा। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दो भाषाएं हैं, सबको मालूम है। अब इनका जो व्याकरण होगा वो सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? इनका जो व्याकरण होगा वो सेम होगा या फिर आपका अलग होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं हैं, इनका व्याकरण सेम होगा या अलग होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। दो भाषाएं हैं, इनका व्याकरण सेम होगा या फिर अलग होगा? जल्दी से करेंगे आंसर। सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम होगा। ठीक है, अभी आगे इसको भी समझाऊंगा मैं आपको ना, आगे ये वाला पॉइंट भी अभी आपको समझाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे पहले समझो कि चाहे वो हिंदी सही, चाहे वो इंग्लिश सही, चाहे वो कोई भी भाषा सही, कोई भी भाषा सही, जरूरी नहीं हिंदी, कोई भी भाषा सही, उसका व्याकरण जो है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चीजें हो सकती हैं अलग चेंज, लेकिन व्याकरण क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम कोई एक भाषा सीखेंगे और उसके बाद जो व्याकरण है उससे हम उसके क्या भैया नियम है, क्या व्याकरण होती है वो समझेंगे। ठीक है, बात क्लियर? हाँ, भाषा में, भाषा सीखने के लिए व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना व्याकरण के हम भाषा नहीं सीख सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन बिना व्याकरण के भाषा नहीं सीख सकते, ये भी जरूरी नहीं है, हम सीख सकते हैं बिना व्याकरण के भी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए, अब आती है कि भैया जो व्याकरण है उसके प्रकार, कितने प्रकार का व्याकरण होता है, कितने प्रकार का ग्रामर होता है। तो देखो सिंपल सी बात आपने पढ़ रखा होगा, एक होता है आपका औपचारिक और एक होता है क्या, अनौपचारिक। बात आ रही है समझ में? अब ये औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जैसे आपने पढ़ रखी है, सेम ये वही चीज़ है, कुछ और नहीं है, कुछ अलग नहीं है। वही है कि भैया औपचारिक में हम लोग क्या करेंगे, पुस्तक के माध्यम से। भाई औपचारिक है तो औपचारिक में क्या करोगे, आप स्कूल जाओगे, ठीक है, वहां सीखोगे। समझ में आ रही है बात? और अनौपचारिक में क्या होगा, जो हम खुद से ही सीखते हैं ना, स्वतः सीखते हैं, स्वतः सीखते हैं, खुद से सीखते हैं। क्लियर बात? ज़्यादा इनसे बस अंडरस्टैंड करना है हर चीज़ को। अभी चूंकि आपके पास समय कम है और चीज़ों को जितना, देखो मैंने बहुत लंबी लंबी यहाँ पे रामायण नहीं लिखी आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने चीज़ों को आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। और प्रश्न आएगा कि भैया औपचारिक व्याकरण क्या होती है, अनौपचारिक व्याकरण क्या है, तो आप समझ जाएंगे। इसके लिए अनौपचारिक लिए कहीं आपको स्कूल स्कूल नहीं जाना है, स्वतः सीख जाओगे, नेचुरली सीख जाओगे। इसके लिए प्रॉपर आपको किताब पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो रेमन मार्टिन पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी में कोई और बुक पढ़ लिया आपने, इस टाइप से। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अनौपचारिक में कोई भी नीड आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक सेकेंड बस। अब आता है आपका क्या, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। ये रट्टा नहीं मारना है इसमें, ठीक है।
अगर आपने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है, डिप्लोमा इन द सेंस कि आपने बीएड कर लिया है या फिर आपने बीटीसी या डीएलएड या जेबीटी जो भी कुछ कर लिया है, तो आप इससे परिचित जरूर होंगे। अगर आप वो पूरा करने के बाद भी अगर आपने ये नहीं सीखा है तो फिर कहानी गड़बड़ है। समझ रहे हो ना? तो फिर आपने कैसे किया है बीएड? आपने घर बैठ के बीएड किया है, केवल आप पेपर देने गए होंगे, ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं, ठीक है, केवल आप पेपर देने गए हो, बाकी आपने और कुछ नहीं करा है। अगर आप प्रॉपर आपने ट्रेनिंग ली है 2 साल की, पढ़ाया है, चीज़ें सारी करी हैं, तो आपको फिर इन चीज़ों को बताने की आवश्यकता है ही नहीं। आप ऑलरेडी इनको जानते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है भाई, जो व्याकरण शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अभी मैंने बताया था व्याकरण का काम क्या है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, यही बताया था ना। अब जब आपको मालूम चल गया है कि व्याकरण का कार्य क्या होता है, तो बताओ इसमें लाइन में कोई फारसी लिखी हुई है क्या? इस लाइन में कुछ अलग लिखा हुआ है क्या? इसीलिए बोलता हूँ रट्टाफिकेशन के बजाय अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग अगर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दिक्कत एक हेलो सर, अभी भी मैं क्लास में हूँ, मेरी मैराथन क्लास चल रही है। आप प्लीज़ मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद कॉल कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। शाम में फ्री होगा, इवनिंग में कॉल करिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, इधर इधर फोकस करो अभी आप लोग। तो ये बताओ, जो ये पहला पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि समझ में नहीं आई हो? अगर हम लोग ये पढ़ चुके हैं अभी, अगर हम लोग अभी ये पढ़ चुके हैं कि भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ व्याकरण की, व्याकरण का प्रयोग क्या है, व्याकरण का यूज़ क्या है, तो अभी आपने ये बोला कि भैया हम शुद्ध तरीके से व्याकरण मतलब भाषा का प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो यही है कि छात्रों को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और जो लिखने पढ़ने की जो प्रेरणा है वो हम दे सकें। यही तो उद्देश्य हो गया, कुछ अलग बात थी इसमें? नहीं थी ना। व्याकरण के जितने भी पक्ष हैं उनके उचित प्रयोग का बोध कराना, जैसे कि शब्द रचना हो गई, ठीक है, कि कैसे शब्दों का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से कैसे वाक्य रचना होती है, ब्राह्म चिन्ह कहाँ पे कौन सा ब्राह्म चिन्ह लगाना चाहिए, ये सब कहाँ से मिलता है? व्याकरण से तो मिलता है। अब आपने एक लाइन लिखना स्टार्ट किया, लिखना शुरू किया, देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये कॉमा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर ये पूर्ण ब्राह्म आ गया, फिर ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो आप चीज देख पा रहे हैं ये सब ब्राह्म चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, और ब्राह्म चिन्ह ही हमको सही भाषा लिखना सिखाते हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ से बस स्टार्ट कर दी अपनी गाड़ी और चली जा रही है, चली जा रही, चली जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, फिर स्टार्ट हुई, फिर यहाँ चली, फिर कहीं रुकी नहीं। तो कहीं पे ब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, अर्धब्राह्म, ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? और ये सब आएगी कहाँ से? ये सब व्याकरण का हिस्सा होती है, ये सब व्याकरण का हिस्सा है। समझ पाए होंगे? लोकोक्तियां, मुहावरे हो गए, है ना। सुराघात, एक वर्ड आया सुराघात। अब चूंकि देखो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर मान लो यही वर्ड आपका सेम पेपर में आ जाता है, आप बता पाएंगे कि सुराघात होता क्या है? जल्दी से, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। सुराघात क्या है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, सुराघात क्या है? सबका आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सुराघात क्या है? सुराघात क्या है? नो आइडिया। बाकी अभी गुंजन का आंसर आया, बाकी साथी भी आंसर करिए भाई। भाई देखो, आप लोग जो भी जितने भी लोग लाइव हैं, 12 15 14, ठीक है, एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है क्या? एक कोई सीखना, बाकी फिर क्या मतलब? मैं अगर आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट कमेंट तो कर दीजिए कि नहीं नहीं मालूम है। जैसे अभी गुंजन ने बोल दिया कि नो आइडिया। सिंपली अगर आप रेस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, आप पैडागोजी सीख रहे हो, पैडागोजी पढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब चीज़ें आसान नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। देखो, स्वर मतलब हम जो बोल रहे हैं, है ना, वो स्वर और व्यंजन में समझना है इसको। जो स्वराघात से मतलब है यहाँ पे, स्वर मतलब जो हमारी साउंड आ रही है, ये स्वर और व्यंजन वाली बात नहीं। यहाँ पे स्वर से मतलब क्या है? स्वर जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और घात, जैसे बोलते हैं घात, आपने पढ़ा होगा एक की, जैसे हिंदी में पढ़ा, मैथ में पढ़ाते थे जैसे कि इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो वहाँ पावर दिखाते थे, है ना, कितनी पावर है इसकी। ऐसे ही स्वर की पावर, कि कौन सा चीज, कौन सा वर्ड हमको कैसे बोलना है, ठीक है, कहाँ पे उतार देना, कहाँ पे चढ़ाव देना है, कहाँ पे उतार देना है, किस बात को ऊंचा बोलना है, किस बात को नीचा बोलना है, किस बात को तेज साउंड में बोलना है, किसको लो साउंड में बोलना है, होता है ना। ये प्रॉपर इनका मिक्सअप होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? प्रॉपर उतार चढ़ाव, ठीक है, किस बात को जोर देके बोलना है, किस बात को शॉर्ट वे में बोलना है। मेरी बातों से भी सुन समझ पा रहे होंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो चलते हैं फिर आगे।
अब क्या है मेरे भैया कि छात्रों ने जो भाषा के कौशल हैं, अच्छा ये भाषा कौशल की बात आई है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ ये भाषा के कौशल क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, जरा बताइए भाषा के कौशल। भाषा कौशल की बात हो रही है, क्या होते हैं भाषा के कौशल, जल्दी से आंसर करेंगे, देखो बहुत कुछ करना है अभी हमको। मैं आपको बता दूं लगभग लगभग हमारे पास 250 स्लाइड्स हैं इस समय ना, 250 स्लाइड्स हैं, और इतना ही मतलब इससे ज़्यादा लगभग लगभग मान लीजिए कि 300 प्लस 350 हो सकता है, ये कल कवर करवाऊंगा। तो ये अभी हम लोग जस्ट ओनली 17 पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड में चलना पड़ेगा। जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर। भाषा के कौशल क्या होते हैं ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब देखो दिक्कत यही होती है कि आप लोग इतने फ़ोन करते हो, अब जब फ़ोन कहाँ से उठाऊंगा, क्लास में हूँ लेकिन फिर भी ना कॉल पे कॉल आई जा रही है, कॉल पे कॉल आई जा रही है, आप लोगों को लगता होगा कि फ़ोन नहीं पिक होता है हमारा। अभी तुम देख लो 1 घंटे की भी क्लास पूरी नहीं हुई है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लक्ष्मी का आंसर आया है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। बोलना सुनना पढ़ना लिखना, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, बोलना पढ़ना सुनना लिखना। देखो अब पहले मैं यहाँ पे ना फ़ोन को कर रहा हूँ ऑफ, क्योंकि बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई चलो किसी का लॉस ना हो, लेकिन ना समझ में नहीं आता कि यार इतने लोग कैसे अनमेच्योर हो सकते हैं। अगर एक बार कोई कॉल पिक नहीं हो रही है, क्यों बार बार फ़ोन करते हो। राइटिंग लिसनिंग रीडिंग, अक्षय ये बात नहीं चलेगी भाई बिल्कुल भी आपकी, नो 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 अक्षय, अक्षय कुमार भैया ये बात नहीं चल पाएगी। हम इस समय हिंदी की क्लास में हैं, तो उस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। ठीक है आपने सही बताया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट चूंकि जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो भाषा के होते हैं हमारे 4 कौशल, ठीक है ना, 4 कौशल होते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है आपको, और इनका सही सीक्वेंस आना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने बताए तो सही है, लेकिन आपने इनका क्रम चेंज कर दिया है। आप लोगों ने क्या कर दिया, इनका क्रम चेंज कर दिया, जिसको आप लोग जानते हो सुबोपली, आपने हर जगह पढ़ रखा होगा ये बात तो, ठीक है ना। सुबोपली मतलब ये 4 हो गए, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, और ली से लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है इनको। ये नहीं कर सकते कि पहले कोई बोल रहा है बोलना पढ़ना लिखना सुनना, ऐसे नहीं चलेगा। इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए, इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए। जब इंग्लिश की बात होती है तो इंग्लिश में इनको हम LSRW बोलते हैं, इंग्लिश में LSRW बोल देते हैं, और यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता ही बनता है। इसकी चर्चा अलग से पूरा एक टॉपिक उस पर करेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे अलग से चर्चा करेंगे इसके। तो भाई मेरे जो भाषा के कौशल है उनको विकसित करना है। अब भाषा के कौशल क्या होते हैं ये समझा इसलिए था कि सर भाषा के कौशल क्या, तो यही आपकी लैंग्वेज के स्किल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इनको विकसित करना है। ये व्याकरण शिक्षण का क्या है आपका उद्देश्य है, छात्रों में भाषा गुण दोष रखने की रुचि उत्पन्न करना, कि भैया क्या गुण हैं क्या दोष हैं उसको परख पाए, उसको जांच कर पाए, ऐसा रुचि जो है उनके अंदर जागृत करना है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर आगे तो चलते हैं आगे, फिर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य के बारे में और चीजें समझेंगे। नवीन भाषा सीखने में सहायता करना, कोई नई भाषा अगर हम सीख रहे हैं, जैसे मान लो आपको हिंदी आती है, ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या पूछा कि हिंदी आती है, और हिंदी का व्याकरण भी आप लोग जो है जानते हैं, हिंदी का व्याकरण भी आप लोग जानते हैं। जब हिंदी का व्याकरण आप जानते हैं, हिंदी से आप जब फिर क्या करोगे, अब हिंदी से स्विच कर रहे हो आप, मतलब इंग्लिश सीखने जा रहे हो। जब इंग्लिश सीखोगे तो ये क्या होगा, जो व्याकरण होगा ये इसको सीखने में क्या करेगी, मदद करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, बात क्लियर है। भाषिक तत्व है उनकी संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं भाषा के अंदर, क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनता है, उसकी जानकारी देना। और जो अशुद्धियां हैं, भाषा की जो अशुद्धियां हैं उनको पहचानने की योग्यता का विकास करना। जैसे मैंने अभी यहाँ पूछा था आपसे, गीता सोता है और गीता सोती है, बताओ कौन सा करेक्ट है, तो आपने बोला कि गीता सोती है वाला करेक्ट है। आप पहचान पाए वहां पे कि भैया वहां पे क्या था, कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसकी गड़बड़ थी, ठीक है, समझ में आ गई बात सारी, क्लियर है। अब भाई मेरे व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, एक अलग से टॉपिक है, व्याकरण शिक्षण विधियां हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ विधियां बता दी हैं मैंने आपको शॉर्ट में, जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। बाकी ये पूरा एक अलग टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे कल वाली, आज वाली क्लास में नहीं हो पाएगा, कल वाली क्लास में, जब कल एक और मैराथन आपकी होगी, उस मैराथन क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन टॉपिक की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 4 जान लो बेसिकली। आप यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, आगमन हो गया, निगमन हो गया, भाषा संसर्ग की विधि हो गई, एक आपकी समवाय विधि हो गई, इनके अलावा और भी हैं, बाकी अलग वाले टॉपिक में करवाऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ मेन मेन बातें समझ लो। आगमन विधि की जब बात होती है, आगमन निगमन से तो बार बार क्वेश्चन आता है, आगमन निगमन से बार बार प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि आगमन क्या है, निगमन क्या है, भाषा संसर्ग क्या है, ठीक है। ये अगर आपने, देखो ये दोनों विधियां ऐसी हैं कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये याद हो जाएगी, और अगर इसको याद कर लिया तो फिर ये याद हो जाएगी। दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आप एक याद करोगे दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब बात होती है आगमन की, तो आगमन में ये क्वेश्चन आता है कि भैया पहले एग्जाम्पल टू रूल या उदाहरण से नियम की ओर। जब आप बच्चे को पहले एग्जाम्पल दे रहे हो, पहले बच्चे को आपने उदाहरण दिया, फिर आपने नियम समझाए,
अगर आप जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जितनी भी हमारी ये व्याकरण की किताबें आती हैं, ग्रामर की किताबें आती हैं, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि पहले आपको रूल समझाए जाएंगे और रूल समझाने के बाद फिर उसके एग्जाम्पल दिए होते हैं। लेकिन अगर आपने में से किसी ने भी अगर इंग्लिश की रेमन मार्टिन पढ़ रखी होगी, 10th क्लास वाली रेमन मार्टिन, बहुत शानदार बुक है भाई। और जो आप मतलब जो पीआरटी लेवल तक की जो इंग्लिश आती है ना, आप बड़े आराम से वहाँ से, पीआरटी का मैं बोलूँगा टीजीटी लेवल तक की भी करोगे तो भी कवर हो जाएगा वहाँ से, बहुत शानदार बुक है। उसमें ना यही चीज़ है कि उसमें आगमन विधि यूज़ हुई है। उस रेमन मार्टिन में ना आगमन विधि का यूज़ किया गया है। उसमें डायरेक्टली आपको पहले रूल्स नहीं बता दिए, उसमें पहले आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, एग्जाम्पल से तब नियम की तरफ बढ़े हैं। आप सोचो कि आप पहले नियम सीख रहे हो तो बड़ा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें, लेकिन अगर पहले हमको एग्जाम्पल बताए जाएंगे फिर हम नियम सीखेंगे तो हमको आसानी रहती है वहाँ पे ना। लेकिन हो सकता है कि हमारी हैबिट ऐसी बन गई है कि हम पहले नियम पढ़ना, हमको हो सकता है कि आप में सब रेमन मार्टिन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको लगा कि यार पता नहीं क्या बुक बना दी है, कैसे बना दी है। लेकिन हकीकत ये था कि बहुत शानदार बुक है और एक सही तरीका व्याकरण पढ़ने का यही होता है। समझ पा रहे हैं? जब क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल टू रूल की बात होगी, उदाहरण से नियम की तरफ, तो कौन सी विधि है? आगमन विधि है। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो निगमन बन जाएगा। निगमन जो है आपका ये पहले नियम बताएगा और नियम से फिर आएगा एग्जाम्पल की तरफ। आगमन में हम क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात, जो चीजें हमको मालूम है या बच्चे को मालूम पहले वो बताएंगे। मूर्त से अमूर्त, जो चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं, कॉन्क्रीट हैं, वो बताएंगे। फिर जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको बताएंगे। तो ज्ञात से अज्ञात हो गया, मूर्त से अमूर्त हो गया। इनका जो शिक्षण जो सूत्र होते हैं, इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। और ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि भैया एक विधि दे देंगे, इस विधि में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होगा? इस विधि में, निगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग हुआ? आगमन में किसका प्रयोग हुआ? तो आपको ध्यान रखना है आगमन में आपका क्या जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। जो चीजें पता है उससे हम जा रहे हैं, किंतु जो बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, जो चीजें बच्चे के सामने प्रेजेंट हैं वो बता रहे हैं, फिर जो प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में बता रहे हैं। कॉन्क्रीट टू अवस्थक या फिर मूर्त से अमूर्त, ठीक है। वहीं जब निगमन में क्या आएगा, एक तरीके से आपका अमनोवैज्ञानिक। क्यों माना गया अमनोवैज्ञानिक? क्योंकि पहले हम बच्चों को नियम बता रहे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी अरुचिकर भी लगती है क्योंकि भाई यहाँ से थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट जो है नहीं बन पाता है इसमें। फिर दूसरी आती है बात भाषा संसर्ग विधि की, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां से क्वेश्चन बना है वही पॉइंट डायरेक्टली लिख दिए गए, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पहले बना है। तो भाई इसमें होता क्या है, भाषा संसर्ग में जो हमारे बहुत फेमस राइटर्स होते हैं, बहुत फेमस हमारे लेखक होते हैं, उनकी क्या क्या कृतियां, क्या क्या रचनाएं उनकी हैं, वो हम पढ़ाते हैं भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका व्यवहारिक व्याकरण है, ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण एक शिक्षा मात्र के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण भी बहुत जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समवाय विधि में क्या होता है भाई, जो समवाय विधि इसमें जो गद्य पद्य के साथ व्याकरण शिक्षण किया जाता है, मतलब गद्य, गद्य जानते हो, गद्य और पद्य जानते हो, गद्य पद्य क्या होता है? गद्य और पद्य, ठीक है। गद्य मतलब भैया गद्यांश, पद मतलब पद्यांश। जिसको आप गा सकते हो, जिसको आप गा सकते हो वो गद्यांश नहीं है, वो पद्यांश है, ठीक है। जिसको कहानी की तरह पढ़ सकते हो वो गद्यांश है, जिसको हम गा सकते हैं वो पद्यांश कहलाता है, ठीक है। कविताएं हो गई, गाने हो गए, ये सब पद्यांश कहलाते हैं। तो गद्य और पद्य के साथ व्याकरण शिक्षण किया जाता है किसमें, समवाय विधि में, और उच्च कक्षाओं के अनुरूप होती है, छोटी कक्षाओं के अनुरूप नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। अपर क्लासेस के लिए उपयोगी मानी जाती है समवाय विधि, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे हिंदी शिक्षक के लिए अनिवार्य क्या होता है? हिंदी भाषा की कुशलता है, साहित्य सृजन का ज्ञान है, भाषा कौशल का पूर्ण अधिकार है, या फिर ये सभी हैं? बताइए। एक अच्छे शिक्षक, ये विधियां मैं फिर से बोल रहा हूं, एक सेपरेट टॉपिक होगा, एक नेक्स्ट क्लास में जब करवाऊंगा, ये अलग टॉपिक है इसका पूरा, उसमें सारी विधियां डिटेल में मिलेंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें केवल 4 विधि आपको बता दी हैं, करेंगे जल्दी से। अच्छे हिंदी शिक्षक के लिए अनिवार्य इसमें से क्या होगा? हिंदी भाषा की कुशलता, साहित्य सृजन का ज्ञान, भाषा कौशल पर पूर्ण अधिकार, या फिर ये सभी? करिए आंसर। डी आंसर आ रहा है भाई। देखो, हिंदी भाषा की कुशलता होना बहुत जरूरी है अगर हिंदी के आप टीचर हैं तो। साहित्य सृजन का ज्ञान, अगर आप लिटरेचर से ही परिचित नहीं है, साहित्य से परिचित नहीं है, या उसको सृजन नहीं कर पा रहे हैं, या उसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर बेकार है, मतलब ये वाली बात क्या हो जाएगी, फिर सही हो जाएगी आपकी। भाषा कौशल पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए भाई, जो भाषा के कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको पूरी तरीके से आपका अधिकार होना चाहिए, बात सही है। और लास्ट में है आपका ऑल ऑफ दी, तो बिल्कुल बात सही थी। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। व्याकरण पढ़ाते समय एक जो टीचर है उनका उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं होता है? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, ये वाला नहीं होता है क्या? छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, ये नहीं होता है क्या? छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, ये नहीं होता है। छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें, ये नहीं होता है। बताइए कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? आंसर करेंगे सभी जल्दी से। थोड़ा सा स्पीड में करिए भाई आंसर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ पहले। नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है?
जितना अंडरस्टैंड कर लोगे पेडागोजी को उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सी, बिल्कुल बात सही है मेरे भाई। देखो, अगर मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य होगा कि जो भाषा की संरचना है, कैसे भाषा बन रही है, उसका ज्ञान प्राप्त करूं, मतलब प्रदान कर पाऊं लोगों बच्चों को, बात सही है। जो मेरे छात्र हैं, बच्चे हैं, वो शुद्ध और अशुद्ध भाषा में डिफ्रेंशिएट कर पाएं, ये वाली बात भी सही है। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, केवल शुद्ध लेखन कर सकें। भाई देखो, शुद्ध लेखन करना अगर ये होता, अगर ये केवल शुद्ध लेखन करना होता तो सही हो जाता, लेकिन ये जो केवल वर्ड है, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल नहीं आना चाहिए। 99.9% तक केवल वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है, लेकिन 0.1 जो परसेंट है, वो मैंने बीच में क्वेश्चन भी करवाए थे, वहां पे सही भी हुआ था। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट कहता है व्याकरण शिक्षण में आपका ध्यान किस बिंदु पर सर्वाधिक होगा। अगर आप व्याकरण शिक्षण कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है, जो टेंशन है, सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे होना चाहिए, सर्वाधिक। हो सकता है इन चारों पे हो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखा करना कि अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपसे सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, आपसे द बेस्ट की बात कर रहा है, तो द बेस्ट आपको देखना है। हो सकता है ये सही हो, ये सही हो, लेकिन इसमें से द बेस्ट अगर एक को चुनना होगा तो वो कौन सा है, ये आपको आंसर करना है। बताओ जल्दी से, करिए आंसर। राइट, बेस्ट और परफेक्ट आंसर। व्याकरण नियमों के सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरण कोटियां जो है, व्याकरण मतलब जो नियमित तरीके से हो गए, उनकी पहचान पर, कैसे व्याकरण बनता है, ये सब चीजें। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, या फिर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर। कंठस्थ मतलब रट्टाफिकेशन, ठीक है। करिए जल्दी से। ए आंसर गोल्डी का आ रहा है, सी आंसर लक्ष्मी का आ रहा है। दो लोगों के आंसर आए हैं बस अभी तक, दो ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई। कहानी मत सुनो प्लीज, कहानी सुनोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। उमा सी के साथ जा रही हैं। देखो, कंठस्थ करना, एक चीज जान लो कि कंठस्थ मतलब आपका रोट से रिलेटेड है, मतलब रट्टाफिकेशन से संबंधित है ना। तो रट्टा नहीं मारना है। रट्टा रोट मतलब तरीके से आपका क्या है, ये नेगेटिव कीवर्ड होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब कोटियों की पहचान, नियम एक तरीके से क्या होगा, ये जस्ट आपको ये भी कहेंगे रट्टाफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपके नेगेटिव कहलाते हैं। व्यवहारिक पक्ष मतलब ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट था कि भैया हम व्याकरण का जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर फोकस करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। अब बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। आपको मालूम है क्या, लेकिन खैर आप लोगों के रिप्लाई लेट आते हैं, इतना टाइम कम है, तो अभी इसको मैं डायरेक्टली मैं ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इसका वेट नहीं करेंगे, जहां को डाउट हो वहां आप लोग पूछ लीजिएगा। त्रिभाषा सूत्र, तो जब ये त्रिवर्ड आ गया तो ये त्रिवर्ड से आप समझ जाना। त्रि का मतलब मेरा भैया सिंपल सी बात है कि तीन होता है, और भाषा आप लोग जानते ही हो कि लैंग्वेज को बोलते हैं, भाषा मतलब क्या है, आपकी भाषा है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि तीन भाषा, ठीक है। एक सूत्र दिया गया, एक सूत्र का प्रतिपादन हुआ जिसमें तीन भाषाएं थी, तीन लैंग्वेज थी, तीन लैंग्वेज की वो बात करता है। तीन लैंग्वेज क्या थी, कैसे थी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस ये हमको समझना है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो त्रिभाषा सूत्र आया वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो एक बैकग्राउंड है इसका, वो समझेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए भाई, 1964 और 66 ये ईयर ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, ठीक है, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। तो त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किसने दी थी, किसके द्वारा, कौन से आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र जो है दिया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कोठारी आयोग, ठीक है। नाम याद रखें क्या, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया जो सबसे पहले आपको मालूम है कि जब हम एनईपी की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले एनईपी आपकी 1968 में आती है, ठीक है। 1968 के बाद आपकी 1986 में आ गई फिर, और 86 के बाद अभी आपकी 2020 में आई थी, ठीक है। तो जब 1968 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसके लिए त्रिभाषा सूत्र जो है उसमें ये बात कही गई क्या, कि भाई जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसमें तीन भाषाओं का बच्चे को ज्ञान देना होगा। और ये अनिवार्य है कि विद्यालय के अंदर बच्चे को तीन भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, तीन भाषाएं बच्चे को सिखाई जाएं, तीन भाषाएं बताई जाएं। अब ये तीन भाषाएं जो है कैसे कैसे सिखाई जाएंगी, इसको भी बाइफरकेट करके बताया गया कि कहाँ पे क्या सिखाना है, कहाँ पे क्या सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी देखो समझो यहाँ पे कि भैया जो प्राथमिक भाषा है, जो पहली भाषा है, वो सबसे पहले क्या रहेगी बच्चे की, जो मातृभाषा या वहाँ की लोकल लैंग्वेज या वहाँ की रीजनल लैंग्वेज या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, जो भी आपका मन करे। तो पहली भाषा तो क्या है, पहली भाषा जो है वो बच्चे की मातृभाषा है। इसमें आ रही है बात समझ में। सेकंड लैंग्वेज जब बात होगी तो सेकंड जो द्वितीय भाषा होगी वो क्या होगा, हिंदी भाषी राज्य जो होंगे जहां पे हिंदी बोली जाती है, उनमें कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी एवं गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। देखो समझो, जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, ठीक है, या जैसे मान लो आपका यूके हो गया, मतलब यूके मतलब वाला यूके नहीं है ये, है ना, ये आपका उत्तराखंड है। तो जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अब देखते हो यूपी में, ठीक है, और आपका ये हो गया उत्तराखंड हो गया, है ना, हिंदी का बोलवाला है। तो ये जो हिंदी भाषी राज्य होंगे उसमें कोई भी एक आधुनिक भाषा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप लोगे। और वहीं या फिर आप अंग्रेजी ले सकते हो। जैसे मान लो एक तो मेरी मातृभाषा हो गई, अब जो मैं जैसे जहाँ भी जिस भी एरिया जैसे यूपी से हूँ या यूके से हूँ, तो वहाँ की तो रीजनल लैंग्वेज हो गई, ठीक है।
जैसे आप उत्तराखंड में जाते हैं वहाँ पे भी अलग अलग देखने को मिल जाता है ऐसे ही। तो एक तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा हो गई। फिर सेकंड लैंग्वेज में हम लोग क्या होगा कि जो हिंदी भाषी राज्य जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जहाँ हिंदी का बोलबाला है, वहां पे हम क्या लेंगे, कोई भी एक आधुनिक भाषा ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं। तो आप जैसे देखते हो ना कि मान लो जैसे यूपी में क्या है, मातृभाषा से अलग बता रहा हूँ, रीजनल लैंग्वेज तो अलग होगी। जैसे यूपी में आप जाते हैं पूर्वांचल साइड, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का टच आपको अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बोलियां बेसिकली उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वहीं जैसे अगर आप एक ओवरव्यू लोगे तो हिंदी क्या है, हिंदी का बोलबाला यहाँ पे दोनों जगह पे है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको कोई भी एक आधुनिक भाषा, कोई मॉडर्न लैंग्वेज, या फिर क्या हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश, यही तो होता है। सेकंड भाषा के रूप में उसको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और वहीं ऐसे राज्य हैं जो गैर हिंदी भाषी हैं। गैर हिंदी भाषी से मतलब क्या होता है, जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, कर्नाटका हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ऐसे जैसे साउथ में चले जाओ आप, है ना, साउथ में जहाँ जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, हिंदी नहीं बोल देखने को मिलेगी। तो ऐसे राज्य जहाँ पे जो गैर हिंदी भाषी, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे हम हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाएंगे। आगे बात समझ में। जहाँ हिंदी ऑलरेडी बोली जाती है वहाँ पे कोई मॉडर्न लैंग्वेज या इंग्लिश, और जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे हिंदी को सेकंड लैंग्वेज। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है अगर किसी भी साथी को, जल्दी से पूछ लो। यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी को आ रही है, जल्दी से क्वेश्चन करके पूछ लो, ठीक है। नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपके सामने। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी भाषी राज्य में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषी राज्य में हिंदी का जो स्थान है वो कैसा होगा? हिंदी भाषी राज्य में हिंदी का स्थान जो है कैसा होगा? सह राजभाषा के रूप में होगा, राष्ट्रभाषा के रूप में होगा, शास्त्रीय भाषा के रूप में होगा, प्राथमिक भाषा के रूप में होगा? बताइए जल्दी से। सह राजभाषा, राष्ट्रभाषा, शास्त्रीय भाषा, प्राथमिक भाषा, बताइए। करेंगे आंसर सभी साथी, है ना? जल्दी से आंसर आना चाहिए और जल्दी से सबका आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए आंसर देने में ना। डी आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी ये के साथ है। सह राजभाषा क्यों बता रहे हो लक्ष्मी? सह राजभाषा कैसे हो जाएगी, कैसे पॉसिबल सह राजभाषा? अरे भैया ये पूछ रहा है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अंदर हिंदी भाषी राज्य में हिंदी का स्थान भैया प्राथमिक भाषा होगा ना। सिंपल था, सिंपल था, डी वाला करेक्ट है। त्रिभाषा सूत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है इसमें से? भाषाई अभिक्षमता की वृद्धि करना है, या फिर हिंदी को प्राथमिक भाषा बनाना है, भाषागत विभिन्न चुनौतियों के निवारण के रूप में है, या फिर बहुभाषिकता को हल करना है? तो हमारा त्रिभाषा सूत्र आया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या था इसमें से, बताएंगे सभी साथी। करेंगे आंसर। करिए करिए भाई, आंसर करिए जल्दी से, करना है सबको, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। बी शायद। देखो त्रिभाषा सूत्र जिसमें आपकी तीन भाषाओं की बात करेगी, है ना, तीन भाषाएं हमको सिखानी है, बच्चे को तीन भाषाओं का ज्ञान देना है। तो आप लोग जैसे कि मेरे भाई सब लोग जानते हो कि भाई इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे ना, बहुभाषिकता है हमारे यहाँ पे, मल्टीलिंगुअलिज्म पाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो उसको कैसे खत्म किया जाए? अब आप लोग कुछ ना सी के साथ जा रहे हैं, मुझे मालूम था कि तुम लोग सी में गलती करोगे। सी ये बोल रहा है कि भाषागत जो विभिन्न चुनौतियां आ रही हैं, ये भाषागत से मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो त्रिभाषा में तो नाम से मालूम चल रहा है कि तीन भाषाओं की बात हुई है, तो एक भाषा का जो चुनौतियां उसकी बात नहीं थी कि जो बहुभाषिकता है उसको हम सॉल्व कर पाए। भाई बहुभाषिकता होगी, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, ठीक है, अब मैं अगर यूपी से बिलोंग करता हूं तो मुझे यहाँ पे पहले तो मेरी पहली भाषा मेरी मातृभाषा हो गई, उसके बाद में क्या होगा, सेकंड लैंग्वेज में मुझे यहाँ पे कन्नड़ थोड़ा सिखाया जाएगा। सेकंड लैंग्वेज जो मैं अगर बात करूंगा, मुझे तेलुगु नहीं सिखाया जाएगा, मुझे मलयालम नहीं सिखाया जाएगा, मुझे क्या सिखाया जाएगा, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज या फिर कह लीजिए हिंदी, ये सिखाई जाएगी। किस लिए? ताकि जो बहुभाषिकता है उसको हम लोग खत्म कर पाएं। अब वैसे ही जैसे यहाँ मान लो कि अगर ये बच्चा जो कर्नाटका से है तो कर्नाटका वाले को हम हिंदी थोड़ा सिखाएंगे सेकंड लैंग्वेज के रूप में, सॉरी कर्नाटक वाले को हिंदी सिखाएंगे, लेकिन वहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि उसको मातृभाषा के रूप में आप सिखा दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में ना? ये एक मेन डिफरेंस था, जो बहुभाषिकता है उसको हम सॉल्व कर सकें, उसको हम खत्म कर सकें, उसमें कोई दिक्कत ना आए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र किसने सुझाया? कोठारी आयोग ने, मुदालियर कर लेना इसको ना, मुदालियर आयोग ने, सैडलर आयोग ने, या फिर गांधी जी ने? ऐसा प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आता है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, गलत मत करिएगा। करिए। अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो त्रिभाषा सूत्र था वो कोठारी आयोग की देन थी, ठीक है, कोठारी आयोग की देन थी, और इसका ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है ईयर देके।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट आता है हमारे कुछ यहाँ पे हैं हमारे अब अभ्यास प्रश्न। अब जो पूरा हमने लैंग्वेज के बारे में समझा, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाषा एक डैश विषय है, सबसे उपयुक्त चुनिए। मतलब भाषा कैसा विषय है तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो आपको चुनना है। क्या ये सैद्धांतिक है? भाई सैद्धांतिक का कोई कनेक्शन लग रहा है इसमें, देख लेते हैं एक बार सारा पढ़ के। जटिल है, सुलभ है, व्यवहारिक है। अब अगर आप देखोगे इसमें सबसे बेस्ट अगर मैं छांटता हूं तो अभी बताया था कि भाषा क्या है, एक व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई जो व्यवहारिक होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, आप लोग क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर किया करना, ठीक है, क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण से संबंधित नहीं है? 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, इन 4 में से कौन से ऐसा होगा जो कि व्याकरण शिक्षण से रिलेट नहीं करेगा? फर्स्ट ऑप्शन, भाषा कौशल को विकसित करना, लोकोक्तियां मुहावरे के प्रयोग का बोध करना, भाषा कौशल को विकसित ना करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप देखोगे कि जब मैं व्याकरण शिक्षण की बात कर रहा हूं तो व्याकरण शिक्षण जो भाषा के कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बिल्कुल आएंगे, सही बात है ये। लोकोक्तियां मुहावरा बिल्कुल व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं भाई। भाषा के जो कौशल हैं उनको विकसित ना करना, ये ना वाली बात ही खटक रही है बस, है ना। ये ना वाली बात क्या है, गलत है मेरे भाई, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। नंबर 3 आपसे पूछता है क्या? नंबर 3 आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा भाषा के शुद्ध एवं मानक प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्या शुद्ध और मानक प्रयोग, मानक मतलब स्टैंडर्डाइज, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भैया ये स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, हमारे वर्णमाला में इतने वर्ण हैं, ये हमारा लेटर है, इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, कि पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्या, मानक। तो शुद्ध एवं मानक प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? व्याकरण का प्रयोग होगा, शुद्ध उच्चारण होगा, ध्वनि में अंतर को जानना होगा, व्याकरण की समझ एवं प्रयोग होगा। बताइए जल्दी से, नंबर डाल के आंसर करना। मैं यहाँ पे नंबर क्यों लिख रहा हूँ फिर? क्यों भाई सी डाल देते हो ऐसे? क्या समझ में आया कौन से का आंसर कर रहे हो? नंबर डाल के आंसर करो प्रॉपर। अब देखो ये पूछ रहा है कि मानक और शुद्ध के लिए क्या जरूरी है? व्याकरण का प्रयोग, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा क्या? शुद्ध उच्चारण भी जरूरी है, ध्वनियों में अंतर को जानना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप पाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो बोलता है कि व्याकरण की समझ और प्रयोग, जहां हम व्याकरण की अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ ऑलरेडी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। इस वजह से डी वाला आंसर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। नंबर 4 क्वेश्चन पूछता है आगमन विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण करते समय किस सूत्र का प्रयोग होगा? बताइए जल्दी से। ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, नियम से उदाहरण की ओर होगा, कठिन से नियम की ओर, या फिर आगमन से निगमन होगा, है ना, निगमन। करिए। नंबर 4 आगमन विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा सूत्र हम जो है फॉलो कर रहे हैं? ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण, कठिन से नियम की ओर, या फिर आगमन से निगमन की ओर। तो बहुत सिंपल सी बात अभी बताई थी। जब हम आगमन विधि की बात करते हैं इसमें पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तो मतलब चीजें हमको पहले से पता है, उससे हम जाएंगे नियम की तरफ जो कि हमें नहीं पता है। तो ज्ञात से अज्ञात राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5वां आपसे पूछता है कि नियम बताकर, पहले नियम बता दिए बच्चे को, नियम बताकर उदाहरण देना निम्न में से किससे संबंधित है? नियम बता के उदाहरण देना है, पहले नियम बता रहे हैं। तो भाषा संसर्ग विधि है, निगमन विधि है, खेल विधि है, आगमन विधि है। नियम पहले आ रहा है तो सिंपल सी बात है, नी से निगमन, ठीक है। नी मतलब नियम और नी मतलब क्या आपका निगमन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 कहता है प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? प्राथमिक लेवल पे बच्चों को जो शिक्षा है वो कौन सी भाषा में दी जाए? हिंदी भाषा में दी जाए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाए, संघीय भाषा में दी जाए, या फिर मातृभाषा में दी जाए? बताइए भाई, जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर। नंबर 6 का आंसर आना चाहिए। नंबर 6 का आंसर करेंगे सभी। नंबर 6 का आंसर, 6 का आ गया मेरे भैया, यस। प्राथमिक स्तर की भाषा, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो हमेशा मातृभाषा में दी जाएगी। ये बात एक बार नहीं कई बार मैंने आपको बताई है। नंबर 7वां आता है। 7वां क्या बोलता है? छोटी कक्षाओं को भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या करा जाए? छोटी कक्षाएं जो हैं जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तो बात को कहने का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए उनको, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है उनको। एक सेकेंड, ये हटा दो यहां से, किया जाए कर लो, है ना, किया जाए। उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। नंबर है 7 का आंसर आया है लक्ष्मी का सबसे पहले सी आंसर। देखो, बात कहने का अभ्यास करवाया जाए, सही हो सकता है। कविता गाने के अधिक से अधिक अवसर, हो सकता है। उच्चारण वाला, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप छांट रहे हैं इसमें मेरे भाई तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं को देख के कविता वाली बात भी आपके मन में आ सकती है, जैसे किसके मन में आई? गुंजन के मन में आ गई। ऐसा नहीं है,
कि छोटी कक्षाएं हैं तो कविता बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, बट उससे भी अच्छा था कि हम पारस्परिक एक दूसरे के साथ बच्चा इंटरेक्ट करेगा, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जब आपस में ही वो इंटरेक्शन करेंगे तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है, सब कुछ कहानी कविता सब सेकेंडरी बन गए इसके आगे। जब बच्चा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इससे ज्यादा बेस्ट परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता है। नंबर आ गया है 8। 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन अनौपचारिक व्याकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है। अनौपचारिक जो व्याकरण है उसके संदर्भ में सत्य नहीं होगा, इसका कोई शास्त्र नहीं होता है, ये वाला सही नहीं होगा। अनौपचारिक व्याकरण बालक स्वतः सीखता है, खुद से सीखता है, ये वाली बात सही नहीं है। क्या बालक का प्रथम व्याकरण है, इसकी शिक्षा पुस्तक के माध्यम से दी जाती है। आपसे गलत पूछा है, देखते हैं कितने साथी सही आंसर करेंगे। करिए करिए भाई जल्दी से आंसर। नंबर है 8, नंबर है 8, सभी का आंसर आना चाहिए। आठ का ए, 8 का डी। तो थोड़ी सी आवाज तेज हुई है क्या अभी ना, आवाज थोड़ी सी तेज हुई है पहले से। 8 का ए, 8 का डी। अब दो में आप कंफ्यूज हो गए, कोई साथी बोल रहे हैं ए सही होगा, कुछ साथी बोल रहे हैं डी सही होगा। मेरे भाई क्यों नहीं होता? अरे भैया ये एक बात बताओ, जो अनौपचारिक व्याकरण है ये कह रहा है कि आप ये कहना चाह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा कथन अनौपचारिक व्याकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, इसका कोई शास्त्र नहीं होता। सही बात तो है, अनौपचारिक का क्या शास्त्र लेके आओगे, क्या उसका साहित्य उठा के लाओगे, क्या लिटरेचर लेके आओगे, तो अनौपचारिक है, हो नहीं सकता लक्ष्मी, होगा ही, है ना। ये कहना चाह रहा है कि इसका कोई शास्त्र नहीं होता, ये बात तो सही है। हमसे क्या पूछा कि सही नहीं है, ये वाली बात जब सही है भैया कि हाँ नहीं होता शास्त्र, सिंपल ना, समझ पाए ना बात को। अनौपचारिक व्याकरण बालक स्वतः सीखता है, हाँ खुद से सीखता है, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती उसको। बालक का प्रथम व्याकरण है, जी बिल्कुल है, पहला व्याकरण वही है, और इसकी शिक्षा पुस्तक के माध्यम से नहीं, औपचारिक होगा तो औपचारिक की शिक्षा पुस्तक के माध्यम से दी जाएगी मेरे भाई। इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर आ गई है तो बढ़ते हैं। नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए सही कौन सा है। पहले जो बालक होगा वो व्याकरण सीखेगा, बालक पहले भाषा सीखता है फिर व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण दोनों साथ में सीखता है, या फिर ये सभी सही है। करिए करिए जल्दी से आंसर। करिए भाई आंसर। आंसर क्यों रुक जाता है तुम लोगों का? भी आंसर आ रहा है, देखो मैंने बताया था अभी, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ था, ठीक है, डायरेक्टली लिखा है मेरे भाई कि बालक पहले भाषा सीखेगा, पहले किसी भाषा को सीखेगा तब जाके उसके व्याकरण को सीखेगा, ठीक है। नंबर आ गया 10, 10 की निकाल देना बस। भाषा संरचनाओं में भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं क्या? लिखित एवं सांकेतिक, मौखिक एवं सांकेतिक, लिपि एवं चिन्ह, मौखिक एवं लिखित, बताइए। अपेक्षित मतलब जो डिजायरेबल है, ठीक है। जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर। देखो मेरे भाई एक बात समझो यहाँ पे कि जो भाषा की संरचना है उसमें अपेक्षित भाषा के जो अंग होंगे लिखित और सांकेतिक। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे मेरे भाई, लिखित तो हो सकता है लेकिन सांकेतिक वाली बात, क्योंकि ये अपेक्षित भाषा की बात की गई यहाँ पे। मौखिक और सांकेतिक, मौखिक होगा लेकिन सांकेतिक के नहीं साथ नहीं जाएंगे, लिपि चिन्ह से मतलब नहीं है। मौखिक और लिखित, डी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है, डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, बी नहीं है यहाँ पे, डी राइट है, ध्यान रखिएगा।